नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। दोस्तों, हमने अर्थशास्त्र का जो सामान्य परिचय पार्ट 1 का जो वीडियो था, उसके अंदर अर्थशास्त्र की सामान्य अध्ययन के बारे में जाना। उसके अंदर हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में पढ़ते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। इनके बारे में हमने उसमें बताया। उसके बाद में हमने जो अर्थशास्त्र है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थशास्त्र, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र के आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में सभी देश की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो आयात और निर्यात पर निर्भर होने लगी। तो उस वक्त जो आयात और निर्यात होते थे उस वक्त दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती थी। एक तो होती थी बंद अर्थव्यवस्था और एक होती थी ओपन इकोनॉमी। फर्स्ट बंद, दूसरी खुली। तो दोस्तों, जो खुली बंद अर्थव्यवस्था होती है यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात एवं निर्यात के संबंध में कठोर नियम बनाए जाते हैं। और जबकि खुली जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर आयात और निर्यात के संबंध में जो नियम होते हैं वो उदार होते हैं, सरल होते हैं। दोस्तों, इसी दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अंदर भी जब जरूरत महसूस हुई कि भारत की अर्थव्यवस्था को सरल बनाया जाए, मतलब उदार बनाया जाए, ताकि वह विदेशों से आयात और निर्यात कर सके। तो जो 1991 का जो दौर था वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एलपीजी का दौर माना जाता है। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों, ये मॉडल था वो इस मॉडल को हम राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो उदारीकरण होता है एलपीजी में से पहला शब्द लिबरलाइजेशन, इसके अंदर जो सरकारी नियम होते हैं वो लाइसेंस व्यवस्था से उधारी जो सरकारी जो नियम होते हैं उनको सरल किया जाता है। और उद्योगों के लिए जो लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल किया जाता है। इसके अंदर कर के नियमों में ढील देना, औद्योगिक स्थापना एवं संचालन के नियमों को सरल बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियमों को औपचारिकता को कम करना, मतलब सरकार के जो नियम होते हैं उद्योगों से संबंधित उनको उनमें ढिलाई देना। यही इसका मेन उद्देश्य होता है इसके अंदर, उदारीकरण के अंदर। एलपीजी का दूसरा शब्द होता है प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन हम कह सकते हैं जब किसी कंपनी के अंदर या किसी सरकारी कंपनी के अंदर 51% या 51% से ज़्यादा शेयर यदि निजी क्षेत्र के होते हैं तो वो कंपनी निजी कंपनी कहलाई जाती है। जब अधिकतर क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र जो सरकारी थे शुरू में, जो सरकार का जो नियंत्रण था, उन औद्योगिक क्षेत्रों को निजीकरण के लिए ओपन कर दिया गया ताकि वो अधिक से अधिक पूंजी कर सके। तो ये एलपीजी के दौरान सबसे मुख्य उद्देश्य था निजीकरण का। और जो वैश्वीकरण होता है दोस्तों, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्विक अर्थशास्त्र कहलाता है। हम इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, उत्पादन और संसाधन के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उसको 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील और तीसरी होती है अल्प विकसित। तो दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि विकसित कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील कौन सी अर्थव्यवस्था होती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। दोस्तों, जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर आर्थिक और विकास की क्रियाएं हमेशा उच्च होती है, जबकि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें अग्रसर होती है। आर्थिक विकास की जो क्रियाएं होती है वो प्रक्रिया होती है और उसके अंदर अग्रसर की ओर भूमिका निभाती है। मतलब
इसमें विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आर्थिक क्रियाएं उच्चतम स्तर पर होती है, जबकि ये प्रोसेसिंग में होती है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर। जबकि अल्प जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसके अंदर न्यूनतम होती है आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक विकास की जो क्रियाएं होती है वो न्यूनतम होती है। दूसरा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पे संसाधनों का पूर्णतः दोहन होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था वहां पे संसाधन तो होते हैं लेकिन उनका दोहन नहीं हो पाता है, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधनों की कमी होती है। विकसित जो अर्थव्यवस्था है वहां पे प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, यहाँ पे मध्यम होती है, ना उच्च होती है ना निम्न होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय अल्प विकसित देशों के अंदर न्यूनतम होती है। विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पे गरीबी और बेरोजगारी का पूर्णतः सामना करने की क्षमता होती है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होती है, मतलब नियंत्रण में होती है। किसमें? विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी और गरीबी। और जबकि अल्प विकसित जो देश होते हैं, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर गरीबी और बेरोजगारी उच्चतम होती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, चौथा चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। तो दोस्तों, जो प्रथम प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर हम कृषि, मत्स्य या पशुपालन, वन उत्पादन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का शामिल करते हैं। अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उसी सरल रूप में ग्रहण करते हैं या उत्पादन करते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। जबकि जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें कच्चे माल से उत्पादन तैयार किए जाते हैं, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, और इस नवीन प्रक्रिया से को ही द्वितीय उत्पादन इस नवीन उत्पादन जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें उत्पादन हमेशा बढ़ता जाता है। जो तृतीय क्षेत्र होता है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग जैसी क्रियाओं को शामिल हैं। चतुर्थ जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो वास्तव में तृतीय क्षेत्र का ही एक उच्च या उन्नतम स्वरूप होता है, जिसमें सूचनाओं का संग्रहण और हस्तांतरण विशेष जैसे ज्ञान, शोध, अनुसंधान इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो पांचवा क्षेत्र होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में उच्च एवं गुणवत्ता की सेवाएं शामिल की जाती है, जिसमें उन पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र से संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे उच्च कानूनी विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ, सर्वोच्च सरकारी अधिकारी या वैज्ञानिक। लेकिन दोस्तों, जो अभी जो प्रचलन में अर्थव्यवस्था की जो प्रकार है उसमें मुख्यतः इन तीन को ही शामिल करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। चतुर्थ और पांचवा इसको अभी सार्वभौमिक मान्यता नहीं मिली है। दोस्तों, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कुछ लक्षणों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ना तो सरकारी है ना ही निजी है। कहने का मतलब ना तो पूंजीवादी है ना समाजवादी। ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, भारत की जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो रोजगार होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, और जबकि सर्वाधिक आय हमें तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उससे प्राप्त होते हैं सर्वाधिक रोजगार। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय अभी न्यूनतम तो है, लेकिन प्रति वर्ष ये इसमें वृद्धि भी हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति के आधार पर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, अमेरिका और चीन के बाद में। पांचवा, भारत की अर्थव्यवस्था मात्रात्मक रूप से गरीबी अधिक है,
परंतु गिरावट की दर भी धीरे धीरे हो रही है। भारत का जो विदेशी निवेश के विदेशी निवेश के अंदर भी अंतर प्रवाह लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकतर एफडीआई भारत में प्राप्त हो रहा है। एफडीआई के थ्रू भारत को विदेशी निवेश या विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी अधिक हो रही है।